YummySounds.com layout track. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सेकंड वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको भेजा था, उसके ऊपर आपको मैंने लेखांकन और बहीखाते के बारे में बताया था कि बहीखाता क्या है, लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग प्रक्रिया क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग करने से किन किन को लाभ होता है, उसकी सूचनाएं किन किन को दी जाती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजा था। आई श्योर दैट उसको अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा तो आपको पसंद आया होगा। उसमें बेसिक जानकारी दी गई थी, उसी बेसिक जानकारी को मैं आज अपने सेकंड वीडियो में आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द यूज होते हैं अकाउंटिंग करते समय, विशेष प्रकार के जो शब्दों का उपयोग लेखांकन करते समय किया जाता है, उनके बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ सेकंड वीडियो में। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको लेखांकन करते समय हमको उसका मीनिंग, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो है व्यावसायिक सौदे, व्यापारिक व्यवहार, व्यावसायिक लेन देन। जब मैंने पहला वीडियो आपको दिया था तो उसमें बार बार हम ये वर्ड यूज कर रहे थे कि हमको व्यावसायिक व्यवहार को लेखाबद्ध करना चाहिए। तो यह व्यावसायिक व्यवहार का मतलब है ऐसे व्यवहार जो व्यापार में हम लेन देन करेंगे, जिनका कोई वस्तु बेचेंगे, खरीदेंगे, पैसा देंगे, पैसा लेंगे, ये व्यावसायिक व्यवहार कहते हैं। व्यवसाय से संबंधित व्यवहार को व्यावसायिक व्यवहार या व्यावसायिक सौदे, व्यावसायिक सौदे कहा गया है। ठीक है। बाहरी व्यवहार मतलब जैसे घर में कुछ लेन देन कर रहे हैं, घर के लिए कोई वस्तु ले आए, घर के लिए कोई वस्तु दे दी, वो नहीं है। जैसे यहाँ व्यापार से संबंधित प्योरली बात हो रही है, व्यापार में जो लेन देन होंगे उसको बोला व्यावसायिक सौदे। दूसरा शब्द आएगा पूंजी। पूंजी मीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करते जो पैसा हम व्यापार में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब लगाते हैं, जो हमारे व्यापार में जो पैसा हम लगा रहे हैं वो कहलाता है पूंजी। हमारे व्यापार में पहली बार जो भी पैसा हम लगाएंगे, मान लीजिए मैं नया व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें मेरा जो बिजनेस है वो नया है, उसमें मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए में व्यापार में ले आया। उस 10 लाख रुपए में से मैंने 5 लाख का भवन खरीद लिया, 1 लाख रुपए का वाहन खरीद लिया, 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया और बाकी 2-3 लाख रुपए मेरे पास नगद बचे। ऐसे 10 लाख रुपए का मैंने उपयोग किया। ये जो 10 लाख रुपए मैंने पहली बार व्यापार में लगाया वो पूंजी कहलाए, उसको पूंजी कहेंगे। उस पूंजी में नगद भी आ गया, भवन भी आ गया, माल भी आ गया और आपका और जो भी चीजें आपने ली होगी। तो व्यापार करते समय पहली बार आप अपनी जेब से, अपने पास से जो पैसा या संपत्ति अपने व्यापार में लगाते हैं वो व्यापार में पूंजी कहलाती है। क्लियर? पूंजी के बाद दूसरा शब्द आता है आहरण। जब व्यापारी अपने व्यवसाय से पैसा निजी उपयोग के लिए निकालता है, अपने घरेलू उपयोग के लिए निकालता है, जैसे आपका व्यापार चल रहा है, आपने उसमें से 10-20 हजार रुपए घर में खर्च करने के लिए निकाल लिए, या आपके व्यापार में जो वस्तुएं हैं उसमें से वस्तु आपने घर में उपयोग करने के लिए निकाल लिए गए, वो आहरण कहलाए। उसको हम हमारी पुस्तक में, अकाउंटिंग की, लेखांकन की पुस्तक में आहरण के नाम से लिखेंगे। फिर जो जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं, जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं वो कहलाएगा माल। जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं वो कहलाएगा माल। माल मतलब गुड्स, इसको इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, गुड्स। तो जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फर्नीचर की दुकान है, तो वो फर्नीचर आपका माल है। वो फर्नीचर जब आप खरीद के लाओगे तो वो कहलाएगा क्रय। क्रय मतलब परचेज, हिंदी में क्रय बोले, इंग्लिश में परचेज। जब हम कोई माल खरीद के लाएंगे बेचने के उद्देश्य से, वो क्रय कहलाएगा। क्लियर? मान लीजिए आप
घर में चेयर लाए बैठने के लिए, वो माल नहीं है, उसके लिए क्रय शब्द उपयोग नहीं होगा। लेकिन व्यापार में आप बेचने के लिए चेयर खरीद के लाए। आप पुस्तक विक्रेता, आप पब्लिशर से पुस्तक खरीद के लाए बेचने के लिए, तो वो पुस्तकें आपके लिए माल है, वो वस्तु है, और उसको खरीद के लाए से उसके लिए वर्ड यूज होगा क्रय। और जब वो वस्तु हम किसको बेचेंगे, ग्राहक को, जब हम वो वस्तु ग्राहक को बेचेंगे तो वो कहलाएगा विक्रय। विक्रय मतलब वस्तु ग्राहक को बेचना। क्लियर? जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे क्रय, बेचेंगे विक्रय, और वो खरीदा हुआ मान लो खराब निकल गया, कुछ उसमें डिफेक्ट है, उसको वापस करना है, तो उसको भी लेखे में एंट्री करना पड़ेगी। तो जब हम माल वापस करेंगे तो पुस्तक में लिखेंगे क्रय वापसी। जब हम माल वापस करेंगे तो उसके लिए पुस्तक में नाम होगा क्रय वापसी। उसका एक और नाम है बाह्य वापसी। बाह्य वापसी, खरीदा हुआ माल वापस करना। जो माल बेचा, ग्राहक को आपने विक्रय किया, ग्राहक को आपने माल बेचा, उस ग्राहक से जब माल वापस आएगा, मान लो उसको पसंद नहीं आया, उसको ठीक नहीं लगा, उसमें कुछ डिफेक्ट मतलब कुछ खराब निकला, तो वो माल हमको वापस करने आएगा। वो जब हमको वापस करने आएगा तो उसको हम कहेंगे विक्रय वापसी। हमारी लेखांकन पुस्तक में हम उसको विक्रय वापसी के नाम से लिखेंगे या आंतरिक वापसी के नाम से लिखेंगे। विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी। ठीक है? माल खरीदा, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, क्रय वापसी। माल विक्रय किया, ग्राहक को पसंद नहीं आया, उसने हमको वापस किया, तो हम लिखेंगे विक्रय वापसी। विक्रय किया हुआ वापस आया, आंतरिक वापसी, इसको आंतरिक वापसी बोलते हैं। ठीक है? फिर माल मैंने आपको बता दिया, जो माल हम खरीदेंगे विक्रय करेंगे, क्रय विक्रय, वो माल, वस्तु, गुड्स। देनदार, देनदार को अधमण भी बोलते हैं और पुस्त ऋण भी बोलते हैं। पुस्त देनदार मतलब हमारा वो ग्राहक जो हमसे उधार माल लेकर गया है, मतलब उससे हमको पैसा वसूल करना है, इसलिए उसको हम हमारी पुस्तक में देनदार के नाम से लिखेंगे। देनदार, अधमण, अधमण या पुस्त ऋण, तीनों एक ही शब्द है। कहीं कहीं पे देनदार लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे अधमण लिखा मिलता है, कहीं पुस्त ऋण लिखा मिलता है। हमको सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने उधार माल बेचा है उससे आपको पैसे देना है, इसलिए उसको हम हमारी पुस्तक में देनदार के नाम से लिखेंगे। देनदार, अधमण, आधा मरा हुआ, उससे हमको पैसे लेना है, पैसे लेना है, इसलिए उसको हमने नाम दिया अधमण। तो अधमण देनदार, जिससे हमको पैसे वसूल करना है, हमारा उधार का ग्राहक। ऐसी लेनदार उल्टा, लेनदार मतलब उत्तमण, ऐसा व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदा, हमने उधार माल खरीदा है, हमको उसको पैसे देना है, अभी हमने पैसे दिए नहीं, देना है, तो हमारी पुस्तक में हम ये भी लिखेंगे कि हमको किसको पैसे देना है, और जिसको पैसे देना है उसको लिखेंगे किस नाम से, लेनदार। लेनदार मतलब जिनको पैसे देना है, देनदार जिनसे पैसे हमको लेना है, तो ये देनदार, ये लेनदार। जो हमसे पैसे लेगा लेनदार, जो हमको पैसे देगा देनदार। क्लियर? फिर आती है संपत्तियां, किसको कहेंगे, संपत्तियां। संपत्तियां अभी नॉर्मल में बता रहा हूं, संपत्ति दो प्रकार की हमको ध्यान रखना है। स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति। स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति।
स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो दिखाई देती है, विजिबल होती है, फिजिकली रहती है, जैसे भवन, बिल्डिंग, भूमि, फर्नीचर, वाहन, मशीन, फैक्ट्री, कारखाना, ये सब दिखाई देने वाली संपत्तियां हैं। स्थायी संपत्ति, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते। भवन एक ही जगह रहेगा, एक ही जगह फर्नीचर उपयोग होता है, एक ही जगह भूमि रहेगी, वो स्थायी संपत्ति। इनका उपयोग व्यापार में लंबे समय तक किया जाता है। एक बार आपने फैक्ट्री बना ली, कारखाना बना लिया, लंबे समय तक उसका उत्पादन होता रहेगा। आपने एक बार मशीन लगा ली, लंबे समय तक वो मशीन का उपयोग होता रहेगा। आपने एक बार फर्नीचर ले आए, लंबे समय तक फर्नीचर का उपयोग होगा। आपने एक बार भवन बना लिया, लंबे समय तक उस भवन में व्यापार चलेगा, उस दुकान में व्यापार चलेगा। वो सब स्थायी संपत्ति कहलाएगी। उसको अपनी पुस्तक में हमको लिखना पड़ेगा, हमारे पास कितनी स्थायी संपत्तियां हैं। दायित्व मतलब हमको लोगों को क्या, सॉरी, चल संपत्ति की बात कर ले पहले, फिर अपन दायित्व की बात करें। चल संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जो एक साल के अंदर बदलती रहती है, एक साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित होती रहती है। ये देनदार जो है ना, ये हमारी चल संपत्ति में आते हैं। ग्राहक, इनसे पैसा आते जाते रहता है। ग्राहक आया, पैसे दे गया, फिर उधार ले गया माल, फिर पैसे दे गया, फिर उधार ले गया माल, फिर पैसे दे गया, तो देनदार होता है। जो हमारा माल होता है, स्टॉक, बचा हुआ माल, वो भी चल संपत्ति होता है। नगद, रोकड़, जितनी रोकड़ आपके पास नगद पड़ी हुई है वो चल संपत्ति मानी जाएगी। जितनी रोकड़ आपके पास पड़ी हुई है नगद, वो चल संपत्ति। जितना आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो चल संपत्ति। जितना आपके पास माल स्टॉक के रूप में, स्कंद के रूप में पड़ा हुआ है, वो आपकी चल संपत्ति होती है। ठीक है, चल संपत्ति जो बार बार बदलती रहती है। स्टॉक बदलता रहता है, देनदार कम ज्यादा होते रहेंगे। ज्यादा उधार माल बेच दिया तो देनदार बढ़ जाएंगे, पैसा वसूल हो गया कुछ लोगों से, देनदार कम हो जाएंगे। रोकड़ कम ज्यादा होती रहती है, बैंक में पैसा कम ज्यादा होता रहेगा। ज्यादा जमा कर दिया, निकाल लिया, जमा कर दिया, निकाल लिया। चल संपत्ति, स्थायी संपत्ति में आती है। फिर आया दायित्व। दायित्व मतलब हमको व्यापार से बाहर के लोगों को कितना पैसा चुकाना है, किन किन को पैसा देना है, वो हमारे दायित्व में आया। ये लेनदार हमारे दायित्व होते। पूंजी को भी दायित्व माना गया, पूंजी को स्थायी दायित्व माना गया, क्योंकि पूंजी हम व्यापार में लगाते हैं और बाद में व्यापार से कमा के वापस ले लेते हैं, इसलिए उसको व्यापार का दायित्व माना गया। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में तो एक डिटेल इसकी भेजेंगे कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, तो वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं दायित्व में। इतना समझ लो कि हमको किन लोगों को जो पैसे चुकाना है, लोगों को जो देना है, जो हमने कुछ उधार माल ले रखा है, लोगों से उधार पैसा ले रखा है, बैंक से उधार पैसा ले रखा है, वो सब हमारे दायित्व में है। रहतिया मतलब स्कंद, मतलब स्टॉक, मतलब बचा हुआ माल। व्यापार जिस चीज का हम कर रहे हैं उसका जो माल हमारे पास बच जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। साल भर व्यापार किया, एक साल के बाद हम हिसाब किताब करेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारे पास इतना माल बचा हुआ है, इतना हमने बेच दिया, तो जो बचा हुआ है वो कहलाएगा रहतिया। उसको स्कंद भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक क्या, बचा हुआ माल। लाभ हानि, व्यापार में जब हम जितना पैसा लगाया उससे अतिरिक्त कमाएंगे तो वो लाभ। हमने कोई वस्तु बेची 100 रुपए की 110 रुपए में, तो 10 रुपए ज्यादा नहीं, वो हमारा लाभ। और मान लो 100 रुपए की वस्तु हमने 90 रुपए में बेची तो 10 रुपए हमको कम मिल रहा है, तो हमारा हानि। तो लाभ हानि व्यापार
किया ही इसलिए जाता है कि हम लाभ कमाएं। व्यापार करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ही होता है कि हमको लाभ हो। तो लाभ का मतलब तो सब समझ ही गए, आगे और डिटेल आएगी इसमें। फिर आता है बट्टा। बट्टा मतलब कटौती, मतलब अपहार, मतलब छूट भी बोलते हैं इसको, रिबेट, डिस्काउंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। इसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्काउंट। सुना होगा आपने डिस्काउंट, है ना। आप जब कहीं कोई माल खरीदने जाते हैं, किसी से कोई वस्तु लेने जाते हैं, तो वो आपको छूट देता है ना कि भाई 100 रुपए की चीज 90 रुपए में ले जाओ, 50 रुपए का आइटम 45 रुपए में ले जाओ। तो वो जो हमको 10-5 रुपए कम कर देता है, 1000 रुपए का आइटम 900 रुपए में 10% कम में, वो बट्टा कहलाता है। उसको कटौती भी बोलते हैं, उसको अपहार भी बोलते हैं, उसको डिस्काउंट इंग्लिश में बोलते हैं, रिबेट, छूट, कई शब्द। बट्टा 2 प्रकार का माना गया, व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टे को लेखांकन की पुस्तक में लिखा नहीं जाता, नगद बट्टे को लेखांकन की पुस्तक में लिखा जाता है। व्यापारिक बट्टा मतलब क्या है? व्यापारिक बट्टा ग्राहक को आकर्षित करने के लिए व्यापारी स्वयं अपनी इच्छा से देता है। वो अपनी इच्छा से व्यापारी को, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ज्यादा माल हमारे से खरीदे। इसलिए उसको पहले से इस तरीके से बताया जाता है कि यदि आप 100 रुपए का माल खरीदोगे तो हम 90 रुपए में उसको दे देंगे। हमारे पास 10 रुपए की आइटम 8 रुपए में मिल रहा है। हमारे पास टीवी पे ऐड आता है कि भाई आप 4 साबुन में 1 साबुन फ्री, 4 जीन्स लेने पर 1 जीन्स फ्री, 5 शर्ट लेने पर 1 शर्ट फ्री। ये जो एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, 100 रुपए के आइटम में 5 रुपए फ्री, वो 95 में दे देंगे। वो व्यापारिक बट्टा, वो व्यापारी का लाभ हानि नहीं है। व्यापारी के लिए वो लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं। वो केवल ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिया जाता है, व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा माल हमारा बिके, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारी ओर आए, इसलिए व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा नगद माल बेचने पर और उधार माल बेचने पर दोनों पर दिया जाता है। आप उधार खरीदोगे तब भी आपको छूट मिलती है, आप नगद माल खरीदो तब भी आपको छूट मिलती है। लेकिन जो नगद बट्टा होता है, जैसा कि शब्द के साथ लिखा है नगद, तो नगद बट्टा जो होगा वो नगद लेन देन पर ही मिलेगा। मतलब आप जब नगद पैसा चुकाओगे तो ही आपको छूट मिलेगी। इसमें उधारी कम करने के लिए और ग्राहक को नगद माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नगद बट्टा दिया जाता है, जिससे ग्राहक हमको नगद में पैसा चुकाए, हमसे उधार कम खरीदे, या जिन लोगों ने उधार ले गए हैं वो जल्दी पैसा हमको चुका दे, इसलिए उनको नगद छूट दी जाती है। इसमें ऐसा लिख दिया जाता है जैसे भाई आप अगर 10,000 रुपये का माल खरीद रहे हो, आप 10,000 का माल नगद खरीदोगे तो हम आपको 500 रुपये छूट देंगे, उधार खरीदोगे तो नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, ग्राहक आपसे नगद खरीदना पसंद करेगा कि अपने को 500 रुपये की बचत हो रही है, नगद खरीद लो। उससे हमको क्या फायदा होगा, हमको मतलब व्यापारी को, कि जो पैसा उधार हो रहा था, महीने भर बाद मिलने वाला था, वो आज ही मिल जाएगा, हमारे हाथ में आज ही नगद आ जाएगा। थोड़ा लाभ कम होगा और पैसा हाथ में जल्दी आएगा। तो नगद प्राप्त करने के लिए, नगद व्यवहार बढ़ाने के लिए, नगद लेन देन बढ़ाने के लिए नगद बट्टे का उपयोग किया जाता है। नगद बट्टे से जब हम किसी को नगद बट्टा देते हैं तो ये हमारा नुकसान है, क्योंकि हमको हमारा लाभ कम करना पड़ता है। हमको जो नगद पैसा मिलने वाला है वो हमको कम मिले, और जिसको ये हम बट्टा दे रहे हैं उसके लिए फायदा है, क्योंकि उसको 500 रुपये कम चुकाना पड़ रहा है। उसको 10,000 की चीज 9,500 में मिल रही है, और वो भी 9,500 पेमेंट करके 10,000 का माल ले जा रहा है, 500 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो जिसको बट्टा मिल रहा है उसके लिए लाभ,
जो बट्टा दे रहा है उसके लिए हानि, इसलिए नकद बट्टे को प्राप्त करने वाला अपनी अकाउंटिंग पुस्तक में लाभ के रूप में लिखता है और बट्टा देने वाला अपनी अकाउंटिंग पुस्तक में, लेखांकन पुस्तक में हानि के रूप में लिखता है। तो ये कुछ सामान्य शब्द हैं जो बार बार आपको, जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल के टॉपिक में जब जाएंगे तो आपको ये शब्द बार बार उपयोग होंगे। इसलिए इन शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, इनका सही अर्थ मालूम होना चाहिए। आपके पास जो भी पुस्तकें उपलब्ध होती है अकाउंट की, आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं, आपको उसकी डिटेल मिलेगी। आप इस वीडियो को देखें, इन शब्दों को समझें और इनको समझने के बाद अपनी पुस्तकों में भी इसका अध्ययन करें। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा, जिससे हम आगे जब न्यूमेरिकल के टॉपिक की ओर जाएंगे तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। YummySounds.com layout track.